आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोप्रोसेसर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085। मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक 4 वीडियोस में कवर होगा। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके सिलेबस को अच्छी तरह से जान लेते हैं। हम इस टॉपिक के अंदर में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, कि माइक्रोप्रोसेसर कब और कैसे बना, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, उसकी जर्नी क्या थी, किस तरह से माइक्रोप्रोसेसर अब तक आज तक इवॉल्व होते गया। इसी इवोल्यूशन के अंदर में हम जनरेशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर्स भी देखेंगे, जो होते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज अ माइक्रोप्रोसेसर, एक्चुअली माइक्रोप्रोसेसर है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। माइक्रोप्रोसेसर के ऊपर में जो सिस्टम बनते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है ALU, रजिस्टर कंट्रोल यूनिट। ये माइक्रोप्रोसेसर के सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें हम जानेंगे। नेक्स्ट, जो बेसिक माइक्रोप्रोसेसर होता है उसे हम जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर कहते हैं, उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में हम जानेंगे। फिर जो इवोल्यूशन के दौरान हमें एक ऐसा माइक्रोप्रोसेसर मिला जो बहुत ही एडवांस था उस टाइम पे, जो कि 8085 था, जो हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन था माइक्रोप्रोसेसर की लाइफ साइकिल के दौरान। तो उसके ब्लॉक डायग्राम और पिन डायग्राम को हम जानेंगे। नेक्स्ट, उसी के फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो माइक्रोप्रोसेसर की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, यानी 1950s के दौरान सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज कुछ इवॉल्व हुई। ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी थी जिसका यूज वर्ल्ड वॉर में किया गया था। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर में आप एंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, लॉजिक गेट्स के बारे में आप सीखते हैं। इन्हीं को आईसीज कहा जाता है, यही इंटीग्रेटेड सर्किट्स में काम आते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे धीरे धीरे इवॉल्व होती गई, तो इनका यूज भी उसी मात्रा में बढ़ते गया। अब ये साइंटिस्ट थे, एक स्टेप अहेड रहना चाहते थे, एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजीज डेवलप करना चाहते थे। जब 1960s में ये स्टार्ट हुआ, साइंटिस्ट ने इस थ्योरीज को, इन चीजों को इन्वेंट करना स्टार्ट किया, तब उस इंटीग्रेशन टेक्निक को कहा गया था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। वो छोटे मात्रा में थी। अब साइंटिस्ट की भूख तो कम नहीं थी, वो बढ़ती ही जाने वाली थी। तो उन्होंने इसी चीज को आगे और इवॉल्व किया। जो मैंने अभी बात की, आपको बताया कि लॉजिक गेट्स जो होते हैं, एंड गेट्स, और गेट, एक्सऑर गेट, इन गेट्स का यूज ज्यादातर कंप्यूटेशन के लिए होता है। लॉजिकल कंप्यूटेशन हो, अरिथमेटिक कंप्यूटेशन हो, तो ऐसे गेट्स एक सिंगल चिप के ऊपर में रखना ही कहा जाता है स्केल इंटीग्रेशन। अब ये छोटे मात्रा में जब होता था तब उसे कहा गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अब वही चीज जब 100 गेट्स एक सिंगल चिप के ऊपर में आ गए, तब उसे कहा गया MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब इसका एग्जांपल है IC7490। ये एक आईसी है जिसका यूज हम कंप्यूटेशन में करते हैं। तो यही एक बेटर एग्जांपल है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट, 1000 गेट्स जब सिंगल चिप के ऊपर में लगे, तब उसे कहा गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब यही चीज इवॉल्व होती गई, होती गई, होती गई, और अब तक हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से घिर चुके हैं। तो अभी के अगर आप प्रोसेसर्स की बात करें, जैसे कि i5, i6, i7, i9, तो ये सब सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक से ही बने हुए हैं। ओके, तो ये थी हमारी हिस्ट्री माइक्रोप्रोसेसर की। अब माइक्रोप्रोसेसर का जो जनरेशन है, कि माइक्रोप्रोसेसर आया कैसे, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, तो बेसिकली जब हमने इंटीग्रेशन सर्किट्स का यूज किया, तब हमने ये जाना कि ये एक चिप के ऊपर में बहुत सारे कंप्यूटेशन प्रोवाइड करने वाली टेक्नोलॉजी थी।
तो इस टेक्नोलॉजी के साथ में उस आईसी का स्वरूप भी बदलते गया, यानी उसके अंदर में जो इनपुट लेने की टेक्नोलॉजी थी और आउटपुट देने की टेक्नोलॉजी थी उसे भी इवॉल्व होना पड़ा, और यही इवोल्यूशन बिट वाइज बढ़ते गया। अब बिट वाइज यानी क्या? जैसे कि जब हमने सबसे पहले 1950s में बात की, तब 1950s में जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स बने वो बेस थे सिंपली कैलकुलेशंस के ऊपर में। तो उसी को आधार मानते हुए जब हमने फर्स्ट जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर का इजाद किया, तब 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर उस टेक्नोलॉजी को कहा गया। तो ये बेसिकली यूज किया जाता था कैलकुलेटर्स के लिए। तो इंटेल 404 ये जो बेस है, बेसिक माइक्रोप्रोसेसर है जो 4 बिट का है, ये डेवलप हुआ इंटेल कॉर्पोरेशन के अंदर में। जो साइंटिस्ट थे, फैगिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे 1971 में डेवलप किया। तो माइक्रोप्रोसेसर हर बार बढ़ते गया, उसकी इनपुटिंग कैपेसिटी, देन उसकी ऑपरेशन कैपेसिटी एंड गिविंग आउटपुट कैपेसिटीज के ऊपर में उसका बिट डेवलप होते गया। तो पहला जनरेशन जो था 4 बिट में था, सेकेंड जनरेशन 8 बिट में था, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन 16 बिट एंड 32 बिट रिस्पेक्टिवली था। ओके, सो हम इसी चीज को आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन, तो पहले जनरेशन में क्या हुआ था? द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड in 1971 by scientist Fagin in Intel Corp. Intel Corporation में 1971 में साइंटिस्ट फैगिन नाम था उनका, जिन्होंने पहली बार 4 बिट का प्रोसेसर बनाया और उसे नाम दिया इंटेल 4004। ये माइक्रोप्रोसेसर इनफैक्ट कैलकुलेटर जैसा ही था, यानी ज्यादा से ज्यादा हम उसे कैलकुलेटर में ही यूज करते थे। It was a processor on a single chip. एक चिप के ऊपर में ये प्रोसेसर बना था। It could perform simple arithmetic and logical operation such as addition, subtraction, boolean and boolean or like. तो यही एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली चीज है जो हमारा प्रोसेसर यूज करता था, 4 बिट का प्रोसेसर यूज किया जाता था। तो यही आगे चल के इवॉल्व होते गया। इसकी खासियत क्या थी? It had a control unit capable of performing control function like fetching an instruction from a memory, decoding it and generating control pulse to execute it. जैसे कि कुछ इनपुट लेना है हमें, और ये जो लिए गए इनपुट थे, इन्हीं इनपुट्स के ऊपर में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके एक आउटपुट देना, आउटपुट जनरेट करना, यही काम था 4 बिट प्रोसेसर का। तो 4 बिट प्रोसेसर एक्चुअली बहुत ही सक्सेसफुल था इंडस्ट्री में, मार्केट में। आगे चल के यही इसके अलग अलग वर्जन बने 4 बिट प्रोसेसर के ही, जिनको नाम दिया गया इंटेल 4040 एंड तोशिबा नाम की कंपनी है, उसने बनाया T3472। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन जो कि बेस्ड था 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर के ऊपर में। नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन वो जनरेशन था जिसके अंदर में 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर इवॉल्व हुआ, वो बना 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर। तो इसकी इनपुटिंग कैपेसिटी और इसी इनपुट के ऊपर में ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट देना, ये बहुत ही एडवांस थी। ये भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ही परफॉर्म करता था, पर एक ही चिप के ऊपर में 8 बिट प्रोसेसर का यूज हुआ। 1973 में इंटेल ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। This was the Intel 8008 and was later followed by an improved version. यही चीज आगे चल के इम्प्रूव हुई और 16 बिट, 32 बिट फिर आगे इवॉल्व होते गए। बेसिकली 8 बिट प्रोसेसर का जो डेवलपमेंट था वो एक इस डायरेक्शन में बढ़ते गया जहां पे माइक्रो कंप्यूटर्स, सीपीयू, रोम, रैम, क्लॉक, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और इन सब चीजों का एक पैकेज में यूज करते थे। अब सीपीयू यानी क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर में कुछ मेमोरी इनपुट की जाती है, उसके ऊपर में लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और एक रिवाइज्ड आउटपुट जनरेशन करके 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर से कुछ भी काम करवा सकते हैं, कंप्यूटेशन करवा सकते हैं।
तो यही चीज थी सेकेंड जनरेशन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर की। इसका बेटर एग्जांपल है इंटेल 8048, मोटोरोला MC6801। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं, थर्ड जनरेशन। जब ये 8 बिट प्रोसेसर थे, ये आगे चल के इवॉल्व हुए और 16 बिट प्रोसेसर बन गए। तो इंटेल कंपनी ने ही इसी 16 बिट को डेवलप किया, जिसे हम आज 8086 का नाम देते हैं। 8086 एक माइलस्टोन की तरह है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया में बहुत ही इवॉल्व्ड माइक्रो प्रोसेसर था। In 1978, Intel introduced its high performance 16-bit microprocessor 8086, now called as a APX86। आज उसे APX86 भी कहा जाता है, जिसे इंट्रोड्यूस किया था स्टीफन मॉर्स, ड्यूर्स रेवेनल एंड उनके साथ में और साइंटिस्ट भी थे। उनके बेटर एग्जांपल है इंटेल 8086 एंड 8088। एक Zilog था मोटोरोला का, Z80 जिसे कहा जाता है, वैसे एक्चुअली इसे नाम दिया गया Z8000, पर ज़्यादा करके इसे Z80 ही कहा जाता है, Zilog 80। फिर मोटोरोला का M6800। ये माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन। आफ्टर 1981, जब हमें 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी कम पड़ने लगे, तब 80386 नाम का 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ, जो बेसिकली 4 गीगाबाइट्स के फिजिकल मेमोरी के ऊपर में बेस था। ओके, तो इसके बेटर एग्जांपल थे M68020, HP32, IAPX432। ये एग्जांपल है हमारे फोर्थ जनरेशन के 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स के। ओके, बेसिकली एक सीरीज चली थी जो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर में थी, जिसे हम ज्यादातर जानते हैं पेंटियम सीरीज के नाम पे। पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। फिर बाद में यही 32 बिट आगे चल के इंटेल के कोर बने। इंटेल के कोर यानी P4 के बाद में जब इंटेल ने प्रोसेसर्स बनाए, तब ड्यूअल कोर आया, फिर कोर 2 डियो आया, इंटेल जेनॉन आया। तो ये 32 बेस आर्किटेक्चर थे, 32 बिट बेस आर्किटेक्चर, जो कि बहुत ही एडवांस माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अभी ये जनरेशन आगे बढ़ के 64 बिट पे आ चुका है, और इसी 64 बिट के एग्जांपल्स आपको पता है, i3, i5, i7 एंड i9। ये अब आगे चल के हमें पता नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी और आगे बढ़ेगी। ये प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा मात्रा में गेट्स अपने सिंगल वन चिप पे लेते हैं, और कंप्यूटिंग पावर इनका बहुत ही एनहांस्ड रहता है। तो आगे चल के डेवलपिंग फेज में है अभी, जैसे 128 बीट का माइक्रो प्रोसेसर, अब वो इंटेल कंपनी ही बनाएगी उसे, मोटोरोला साथ में है उसके। तो ये थे जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ओके, अभी मैंने जैसे बात किया पेंटियम सीरीज का, पेंटियम सीरीज 80586 से कुछ हटके थी। ये 32 बिट की सिम्ड एक्सटेंशन की टेक्नोलॉजी थी, जो रिस्क परफॉर्मेंस के ऊपर में बेस्ड थी। पेंटियम was followed by a Pentium Pro CPU. Pentium Pro allows multiple CPU in a single system। जैसे मैंने अभी बताया कि एक ही सिंगल चिप के ऊपर में बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना, ताकि मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग इजी पड़े। The MMX extension was added to the Pentium Pro and the result was a Pentium 2। Then Pentium 1 के बाद में Pentium 2 आया, जो Pentium 1 का enhanced version था। फिर माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स जो थे, माइक्रो कंट्रोलर यानी वो जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद करते हैं, वो आगे चल के डेवलप्ड हो गए, उनको कंबाइन किया गया माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ में। तब पेंटियम 3 एंड पेंटियम 4 जो हाई परफॉर्मेंस थे माइक्रो प्रोसेसर्स, वो बने। तो ये थी हमारी जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स की कहानी। अब ये इवोल्यूशन कुछ इस तरह से है, जैसे कि 1974 में 8080 बना,
जिसके अंदर में 6000 ट्रांजिस्टर्स थे, डेटा विथ उसकी 8 बिट थी। फिर आगे चल के ये इवोल्यूशन होते गया पेंटियम 1, पेंटियम 2, 3, 4 तक। 2000 तक हम पेंटियम 4 यूज करते थे जो कि 64 बिट तक पहुंच गया था। वैसे था वो 32 बिट ही, पर एक्चुअली उसका इवोल्यूशन उस दौरान हुआ था, तो उसे दो भागों में डिवाइड किया गया, एक 32 बिट आर्किटेक्चर और एक 64 बिट आर्किटेक्चर। तो दोनों में था वो। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। व्हाट इज माइक्रोप्रोसेसर? एक्चुअली माइक्रोप्रोसेसर एक ऐसी सिंगल चिप है जिसके अंदर में हम अलग अलग टाइप ऑफ कंप्यूटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। A microprocessor is a programmable electronic chip that has computing and decision making capabilities similar to central processing unit of a computer। जो हमारे कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसी की तरह माइक्रोप्रोसेसर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज रखते हुए हमारे लिए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, टेकिंग सम इनपुट, मेकिंग सम ऑपरेशंस एंड गिविंग अस अ बेटर आउटपुट। It is a multi-purpose programmable logical device that read binary instruction from a storage device called as a memory, accept binary data as input and process that data according to those instruction and provide result as a output। देखिए, एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस, लॉजिकल डिवाइस जो क्या करता है, एक बाइनरी इंस्ट्रक्शन लेता है किसी अदर डिवाइस से। अब वो अदर डिवाइस क्या हो सकता है? कुछ भी मेमोरी, हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, आपकी सीडी हो, डीवीडी हो, मेमोरी कार्ड हो, ये किसी भी टाइप की मेमोरी से बाइनरी इंस्ट्रक्शन टेक करके उसके ऊपर में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके, कुछ डेटा प्रोसेस करके हमें एक रिजल्टेंट आउटपुट देना ही काम होता है माइक्रो प्रोसेसर का। तो इसी को हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। देन माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम हैविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज अ माइक्रो कंप्यूटर। हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए काम करने वाला एक अदर सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बना होता है अलग अलग गेट्स से। अब ये अलग अलग गेट्स लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिन जो यूजर से किसी मेमोरी के थ्रू इंस्ट्रक्शन लेते हैं, उनके ऊपर में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और इन्हें प्रोसेस करके, इन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके एक रिजल्टेंट आउटपुट आपको देते हैं। अब ये माइक्रो प्रोसेसर डिवाइड होता है तीन पार्ट में: अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे फिगर में, जहाँ पे सीपीयू से इंस्ट्रक्शन लेना और देना हो रहा है, मेमोरी से हम कुछ इनपुट्स और आउटपुट्स लेते हैं, और ये जो डेटा फ्लो चलता है, जिसके थ्रू ये डेटा चलता है, उन्हें कहा जाता है बस। वो डेटा बस होते हैं, कंट्रोल बस होते हैं, एड्रेस बस होते हैं। हम इन सब चीजों के बारे में इस टॉपिक में आगे जानेंगे। पहले जानते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है, उसके अंदर में कौन सी चीजें आती हैं। सो माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड रहता है एएलयू, रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट से, जहां से कुछ इनपुट और आउटपुट हम लेते हैं, मेमोरी से लेते हैं या फिर यूजर से लेते हैं। और सिस्टम बस जो ये फ्लो कंट्रोल करता है, जिसके थ्रू हमारे ये इंस्ट्रक्शन आगे चढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो इनका पूरा कॉम्बिनेशन ही कहा जा सकता है माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। ओके, तो हम एक एक करके इन सब चीजों को जानेंगे कि व्हाट इज एएलयू, व्हाट इज रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, सिस्टम बस क्या होता है। तो आइए जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एएलयू से। एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर वेयर वेरियस कंप्यूटिंग फंक्शंस आर परफॉर्म ऑन अ डेटा। अगर आपके मेमोरी में किसी भी प्रकार का डेटा मौजूद है, तो उस डेटा के ऊपर में ऑपरेशन परफॉर्म करने की जिम्मेदारी होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की। ALU unit performs such arithmetic operation as addition and subtraction and logical operations such as AND, OR, exclusive OR।
रिजल्ट्स आर स्टोर्ड आइदर इन अ रजिस्टर और इन अ मेमोरी। देखिए, अगर कोई भी प्रकार का, कोई भी टाइप का अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, तो वो जिस जगह पे किया जाता है उसे कहा जाता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसी जगह पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें एक रिजल्टेंट आउटपुट मिलता है, और वो रिजल्टेंट आउटपुट या तो रजिस्टर्स में स्टोर होगा या फिर मेमोरी में स्टोर होगा। इसकी जिम्मेदारी रहती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की। नेक्स्ट है रजिस्टर। अगर आप सब लोगों को पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो आपको ये भी पता होगा कि हमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए किसी कंटेनर की ज़रूरत लगती है। वो कंटेनर हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कहते हैं वेरिएबल्स। ओके, उसी तरह से जब कभी भी हम माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करते हैं, तब माइक्रो प्रोसेसर का जो डेटा होता है, चाहे वो सिग्नल्स हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस हो, वो इंस्ट्रक्शंस से स्टोर करने के लिए हमें किसी कंटेनर की ज़रूरत लगती है। वो कंटेनर कहलाते हैं यहाँ पे रजिस्टर। इट इज द एरिया ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ वेरियस registers. Okay, these registers are primarily used to store data temporarily during the execution of program. Some of the registers are accessible to the user through instructions. देखिए, जब कभी भी हम कोई भी अरिथमेटिक हो या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तब उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ती है। अब वो डेटा सीधा सीधा ऑपरेट नहीं होता है, वो होता है किसी रजिस्टर के थ्रू ही ऑपरेट। अब वो रजिस्टर क्या करता है, उस डेटा को होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि रजिस्टर्स आर प्राइमरीली यूज्ड टू स्टोर द डेटा टेम्पररीली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम यानी जब हमारे ऑपरेशंस ऑन वर्किंग प्रोग्रेस होते हैं, तो उस सिचुएशन में वहां पे जब डेटा हमें जरूरत पड़ता है, तो वो डेटा किस में मौजूद रहता है, रजिस्टर्स में। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। अब ये जो लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इन्हें टाइम टू टाइम कंट्रोल करना या फिर इनके पास से डेटा लाना या फिर छोड़ना, किसी सिग्नल को प्रोवाइड करना, ये सब चीजें जो यूनिट परफॉर्म करता है, ये जिसकी जिम्मेदारी होती है, उस यूनिट को कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड्स द नेसेसरी टाइमिंग and control signal to all operations in a microcomputer. It controls the flow of data between the microprocessor and memory and peripherals. Peripherals यानी वो डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जैसे कि प्रिंटर है, कीबोर्ड है, स्कैनर है। ये सब वो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर्स के साथ में जुड़े होते हैं। अब ये कुछ सिग्नल आपको भेजते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करवाना हो, तो आप प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, तो वो इंस्ट्रक्शन इनपुट जाता है आपके कीबोर्ड से या फिर माउस से। अब ये कीबोर्ड और माउस भी एक तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही है। ये इनपुट डिवाइसेस को ही हम कहते हैं पेरिफेरल्स। अब इंस्ट्रक्शन जब ली जाती है, तब उन सिग्नल्स को वर्क करना, नेसेसरीली उनको टाइमिंग देना, ये काम करता है कंट्रोल यूनिट का। अगर सोचिए कि आपके प्रिंटर में कोई पेपर मौजूद ही नहीं है, तो वो इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी आपको आपकी प्रिंट नहीं निकलेगी। तो आपका प्रिंटर एक रिस्पॉन्स में एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड करता है वापस कंप्यूटर को, तो वो रिसीव किया जाता है इस सेक्शन में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे पेजेस मौजूद नहीं है, तो हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। तो इसी चीज को, डेटा के या फिर ऑपरेशन के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है ये कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है मेमोरी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मेमोरी ही होती है, क्योंकि हमें जो डेटा यूज करना है हमारे ऑपरेशंस के लिए, या तो वो मेमोरी में मौजूद होता है, या तो हम रन टाइम पे यानी चालू टाइम पे हम प्रोग्राम के अंदर में एंटर करते हैं। अब ये एंटर कैसे किया जाएगा, या तो वो रजिस्टर में होगा या तो वो मेमोरी में होगा। अब रजिस्टर भी एक तरह की मेमोरी तो है, भले ही वो टेम्पररी मेमोरी है, पर एक तरह की मेमोरी तो है। सो memory stores binary information such as instruction and data and provides that information to the microprocessor whenever necessary. अब किसी भी प्रकार का आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो आपको उस डेटा की, उस इंस्ट्रक्शन की जरूरत रहेगी,
तो वो इंस्ट्रक्शन आपको कहां से मिलेगा? मेमोरी से। टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स द माइक्रोप्रोसेसर रीड्स द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड परफॉर्म्स कंप्यूटिंग ऑपरेशन इन ALU सेक्शन। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो हमें डेटा लगेगा वो कहां से मिलेगा? मेमोरी से। Results are either transferred to the output section for a display or stored in a memory for a later use. अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो उसका रिजल्ट आपको या तो आउटपुट सेक्शन के लिए यूज किया जाएगा, जहां पे आपको वो डायरेक्ट प्रिंट करके मिलेगा, या फिर लेटर किसी यूज के लिए आप मेमोरी में ही उसे स्टोर करके रखोगे। तो इस पूरे सेक्शन में मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट। अब ये आप लोगों को सबको पता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज है इनपुट एंड आउटपुट। अगर आप कुछ माइक्रो कंप्यूटर के पास में या फिर प्रोसेसर के पास में कुछ इंस्ट्रक्शन भेजना चाहते हो और वहां से कुछ इंस्ट्रक्शन निकालना चाहते हो, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। इन्हीं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल्स कहा जाता है। द सेक्शन कम्युनिकेट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर नोन एज अ पेरिफेरल। जिस तरह से किसी माइक्रो प्रोसेसर को, किसी माइक्रो कंप्यूटर को अगर आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में कम्युनिकेशन करना है, तो वो कम्युनिकेशन का मीडियम बनेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। द इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, स्विचेस, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। These devices are used to transfer data from outside world to microprocessor। जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, इन्होंने क्या काम किया? बाहर से इनपुट लिया और वो इनपुट आपको आपके प्रोसेसर तक पहुंचाया या फिर मेमोरी में स्टोर कराया, और वहां से मेमोरी से वो डेटा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में गया ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया कि प्रिंटर कुछ प्रिंट करना चाहता है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो माइक्रो प्रोसेसर से डेटा लेके आपको एक प्रिंट निकाल के देगा, तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस। अब यही आउटपुट डिवाइस अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि एलईडी है, सीआरटी है, वीडियो स्क्रीन है, प्लॉटर है, प्रिंटर्स है, मैग्नेटिक टेप और डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर से डेटा लेके आउटपुट देते हैं आउटर वर्ल्ड के लिए। ओके, सो द डेटा कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ सीआरटी और वीडियो स्क्रीन एंड इट कैन बी प्रिंटेड ऑन अ पेपर बाय यूजिंग अ प्रिंटर। मैंने अभी ये एग्जांपल आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट होता है सिस्टम बस। सिस्टम बस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। जिस तरह से हमें अगर कहीं जाना है तो हमें वेज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो रेलवेज हो, एयरवेज हो, या फिर समुंदर से हम कहीं पे भी जाए, तो हमें जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन वेज की जरूरत पड़ती है, तो उसी तरह से हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करने के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो यही मीडियम हमें प्रोवाइड किया जाता है सिस्टम बस के जरिए। बहुत सारे सिस्टम बसेस होते हैं, जैसे कि एड्रेस बस है, डेटा बस है, इंस्ट्रक्शन बस है, सिग्नल बस है। तो ये सब सिस्टम बसेस होते हैं। The system bus is a communication path between a microprocessor and a peripheral. It is a group of wire that carry bits. There are several buses in a system। जैसे कि मैंने अभी बताया सिस्टम बसेस के टाइप्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन बताया कि यही वे होता है हमारे पेरिफेरल से, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा को प्रोसेसर तक पहुंचाना या फिर प्रोसेसर का डेटा उन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाना। अब ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएलयू। एएलयू का ब्लॉक डायग्राम आपको ये बताता है कि किस तरह से अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट अपने ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। इंटरनल सीपीयू बस जो हमारे फ्लो को कंट्रोल करता है, हमारे डेटा सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है, तो वो आउटपुट भेजता है टेम्पररी रजिस्टर में। फिर टेम्पररी रजिस्टर कुछ एडिंग करता है, अगर वो अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ तो ये एडर में हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। दिस इज नथिंग बट अ एंड गेट। ओके,
नेक्स्ट वो शिफ्टर के पास में जाता है जहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें कोई आउटपुट मिलता है। अगेन ये आउटपुट या तो इंटरनल बस के पास में जाएगा या फिर किसी टेम्पररी रजिस्टर में जाके स्टोर होगा। स्टेटस रजिस्टर हमें बताता है कि हमारा फ्लो का, हमारे प्रोग्राम का, हमारे इस ऑपरेशन का स्टेटस क्या है। क्या वो वेटिंग स्टेट में है, क्या वो पेंडिंग स्टेट में है, क्या वो ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है या फिर होने वाला है। तो यहाँ पे वो फ्लैग जनरेट होता है इस स्टेटस रजिस्टर पे। तो ये ब्लॉक डायग्राम है ALU की। इसे थोड़ी और अच्छी तरह से जानते हैं हम। ALU इज अ 8-बिट यूनिट। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये 8 बिट का यूनिट होता है। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक रोटेट ऑपरेशन। अब रोटेट क्यों कहा गया, एक के बाद ऑपरेशन परफॉर्म करना ही रोटेट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। It consists of a binary adder to perform addition and subtraction by 2's complement method. 2's complement method है जो हम आगे में देखने वाले हैं। तो इसके जरिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर में। द रिजल्ट इज टिपिकली स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो होता है यहाँ पे जनरली हमारा ऑपरेशन का आउटपुट स्टोर होता है और वो स्टोर किया गया आउटपुट हमें मेमोरी में सेंड करना है या फिर किसी टेम्पररी रजिस्टर से डिस्प्ले करवाना है। इसकी जिम्मेदारी होती है इस ALU की। Accumulator temporary register flag register is closely associated with a ALU. Accumulator का जो टेम्पररी रजिस्टर होता है ये एक इस तरह से फ्लैग होता है जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट से डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है, जो आपको बताता है कि आपका ऑपरेशन परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ। द टेम्पररी रजिस्टर इज यूज टू होल्ड द डेटा ड्यूरिंग अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन। जब हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है उस वक्त पे हम जिन रजिस्टर्स के अंदर में डेटा को रखते हैं उन रजिस्टर को, उस डेटा को होल्ड करने का काम ये टेम्पररी रजिस्टर्स करते हैं। Flags are set or reset according to the result of operation in a status register. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये status register क्या होता है। ये status register होता है कि आपका जो ऑपरेशन है ये किस स्टेट में है अभी फिलहाल में। जैसे कि आपने अगर प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन दिया है तो आपका ये स्टेटस रजिस्टर आपको बताएगा कि अभी प्रोसेस चल रही है। अगर आपका प्रिंटिंग पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो ये स्टेटस रजिस्टर 1 पे सेट हो जाएगा और आपको बोलेगा कि आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। अगर हमारे प्रिंटर में कोई भी पेज मौजूद नहीं हो तो ये स्टेटस रजिस्टर होल्ड पे चला जाएगा, यानी बोलेगा कि कुछ एरर है, आपका ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं हुआ है। Adder perform arithmetic operation like addition, subtraction, increment, decrement, extra with the result being fed back to the accumulator via internal database. तो किसी भी प्रकार का अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना हो तो वो ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म होता है, एडर में, जो एक्यूमुलेटर से डायरेक्टली अटैच होता है, जहाँ से डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर दैट ऑपरेशन यूज किए जाते हैं। Shifter performs logical operation like a rotate left, rotate right. Extra result is placed in an accumulator. ये शिफ्टर आपके लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में मदद करता है। स्टेटस रजिस्टर आर सेट और रिसेट अकॉर्डिंग टू ALU ऑपरेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आपके ऑपरेशन के स्टेटस को जानने के बाद में ये स्टेटस रजिस्टर सेट होता है या तो रिसेट होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि हिस्ट्री क्या थी, इवोल्यूशन कैसे हुआ माइक्रो प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में ऐसे कौन से यूनिट्स है जो इम्पॉर्टेंट है। हमने ALU को जाना, कंट्रोल यूनिट को जाना, मेमोरी को जाना, इनपुट आउटपुट क्या होता है ये समझा, सिस्टम बस क्या होते हैं ये समझे, फिर हमने ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन की ALU में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कंसेप्ट्स को जानेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले नए वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू, गुड लक।